हिंद और नमस्कार सारे महत्वाकांक्षी छात्र व अन्य दर्शकगण। आपका स्वागत है ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। सनदी सेवाओं के छात्र या अन्य प्रतियोगिता सेवाओं के छात्र होने पर हमारे लिए न्यूज़पेपर्स का जो महत्व है, समाचार पत्रों का महत्व, वो कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि हमें मालूम है आमतौर पर जो हमारा जनरल स्टडीज़ का जो एक सेक्टर है, या आप कह लीजिए एक पार्ट है जो करंट अफेयर्स के नाम से उसे जानते हैं, वो करंट अफेयर्स एक्सटेंसिवली इन समाचार पत्रों में से हमें कवर होता है। हम लोग यह समाचार पत्रों का अध्ययन करके कवर कर सकते हैं। और इसमें भी जो समाचार होते हैं, वे एलिमेंट्री माहिती होती है, वो हमें प्रीलिम्स तक काम आ सकती है प्रत्यक्ष रूप से, मगर उसके बाद वो हमें अप्रत्यक्ष रूप से काम आती है। और साथ ही में जो यहाँ संपादकीय लेख जो छपे होते हैं, जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा लिखे जाते हैं आमतौर पे, वे हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ों की चर्चाएं होती है, सरकारी नीतियों की चर्चा होती है, जो है भविष्य में क्या किया जाए वो रणनीति की चर्चा होती है, भूतकाल में जो हमारी भूलें हुई है वो कौन सी भूलें थी, उसमें से क्या सीखा जाए, इत्यादि विचारों पर यह संपादकीय लेखों में बात होती है। तो इसका महत्व बहुत ही होता है हमारे मुख्य परीक्षा के ऊपर, और साथ ही में इसके साथ साथ हमारी पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर। तो इसीलिए एक सनदी सेवा के छात्र होने के नाते अदर प्रतियोगिता जो एग्ज़ाम्स होती है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कह लीजिए, उनके छात्र के नाते हमारे लिए ये एक बहुत ही अहम हिस्सा बन जाता है हमारी तैयारियों का। तो उसी के तहत हम लोग इस सेगमेंट में, ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के इस सेगमेंट में, जिस प्लेलिस्ट का नाम रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, संपादकीय लेखों को लेते हैं जो महत्वपूर्ण हो हमारी परीक्षा दृष्टि से, और उसके ऊपर उसका विश्लेषण करते हैं, उसका गहन अभ्यास करते हैं और आपके सामने रखते हैं, ताकि आपका करंट अफेयर के साथ जो जीएस का जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी अच्छी तरीके से कवर हो पाए, ताकि जीएस के पेपर में, चाहे वो जीएस का पेपर हो चाहे वो अन्य ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर हो, दोनों पेपर में हम लोग हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा कर पाए। तो यही उद्देश्य के साथ, यही ऑब्जेक्टिव के साथ ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी एडिटोरियल एनालिसिस को लेकर आगे चलती है। साथ ही में अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो अपडेट है वो सबसे प्रथम आप तक पहुंचे। प्लस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एक्सचेंजेस ऑफ आइडिया पहुंच सके। जो वैल्यू रिच कंटेंट यहाँ पर आपके सामने रखा जाता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचे। तो इसी बात पर हम लोग आज की चर्चा हमारी शुरू करेंगे। आज के हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से वैसे तो कई सारे लेख छपे हैं, मगर उसमें से अधिकांश लेखों के ऊपर हमने किसी न किसी रूप में बात कर ली होती है, किसी न किसी रूप में उसका अभ्यास कर लिया है। तो आज एक हमारे सामने द टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख है, जिसका नाम है पोल ब्यूगल साउंड्स, यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो 4 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश के जो चुनावी कार्यक्रम थे उसकी जो घोषणा हुई, जो सार्वजनिक हुए, वो कार्यक्रम को लेकर यहाँ लेखक ने लेख लिखा है। लेख बेनाम है। साथ ही में यह लेख में आमतौर पर राजनीतिक विश्लेषण की बात हुई है, इसमें कोई अन्यथा माहिती नहीं दी गई है जो हमारी परीक्षा दृष्टि थोड़ी महत्वपूर्ण हो, मगर यहाँ जो माहिती दी गई है वो भी कुछ अंश तक हमारी परीक्षा के लिए, हमारे ज्ञान के लिए हमें फायदेमंद साबित हो सकते हैं, महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो हम लोग आगे इस लेख को आधार बनाकर जो कुछ हमारी परीक्षा दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण हो उसको देखेंगे। साथ ही में कुछ एलिमेंट्री माहिती हमें देखनी है जो आमतौर पे गूगल पे मिल जाती है, मगर यह स्टेट इलेक्शंस इस समय ड्यू है, इस साल ड्यू है। तो मुझे लगता है कि इस साल की परीक्षाओं के ऊपर, इन चुनाव के ऊपर से कोई प्रश्न अवश्य पूछा जा सकता है, इसके काफ़ी चांसेस है। जैसे लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज होती है उनकी नंबर ऑफ सीट्स इन 4 राज्यों की, जो हमें असेंडिंग से डिसेंडिंग सेट करनी होती है, या डिसेंडिंग से असेंडिंग सेट करनी होती है, या नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, या नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स, या आप कह लीजिए नंबर ऑफ इलेक्टोरेट्स कि कितने मतदार होंगे प्रत्येक राज्य में, कितने मतदार होंगे, ठीक है। तो इत्यादि चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान ज़रूरी होता है, यह हमारी परीक्षा मांग है, तो उसी को लेकर आगे चलेंगे। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख है जिसका शीर्षक हमें मालूम है पोल ब्यूगल साउंड्स, और यहाँ एक बहुत ही अच्छा कवर पेज हमें मिला है जिसमें
चारों राज्य हाईलाइटेड है जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं, जिसमें से सर्वप्रथम वेस्ट बंगाल है, साथ ही में तमिलनाडु है, आसाम है वेस्ट बंगाल के बगल में, और उसके साथ साथ केरला है। तो दो दक्षिण के राज्य है और दो पूर्व राज्य है। साथ ही में पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है अपनी विधायिका के साथ, इट इज़ यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या मात्र लेजिस्लेटिव असेंबली कह लीजिए, तो वहाँ भी चुनाव ड्यू है। तो उसका कार्यक्रम भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषित हुआ है। तो देखेंगे पूरी चर्चा। और यहाँ बहुत ही अच्छा लिखा है, 4 स्टेट्स है, एक यूटी है जिसमें चुनाव होने हैं, और कुल मिला के 18 करोड़ मतदाता है। ठीक है, 18 करोड़ वोटर्स आर गोइंग टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो देखेंगे पूरी चर्चा, और साथ में ये भी देखेंगे कि वर्तमान इन राज्यों में क्या परिस्थिति है, किसका शासन है, और कौन यहाँ बाजी मार सकता है, इत्यादि चीज़ों पर ब्रीफली चर्चा करेंगे। देखिए, यह तस्वीर है लेख की जो टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शित हुई। प्लस मैंने जैसे आपको बताया कि यह अननोन है, इसका राइटर का नाम हमें मालूम नहीं है। प्लस अगर परीक्षा संबंधी इसका जो है विश्लेषण करें तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ संबंधी है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, देश की संसद वो राज्य के अलग अलग राज्य के जो उसकी जो विधायिका है, उसके जो विधानमंडल है, उनको लेकर यहाँ हम लोग बात करेंगे। प्लस जैसे हमें मालूम है कि यह जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, तो ये मात्र और मात्र फेडरल स्ट्रक्चर में पॉसिबल है, फेडरल स्ट्रक्चर। तो यहाँ हमें यह भी जानने को मिल सकता है कि हमारा संविधान भारत में यह फेडरल स्ट्रक्चर का हिमायती है, उसका समर्थन करता है। यहाँ संघीय ढांचा अलाउड नहीं है, यहाँ फेडरल सिस्टम चाहिए, यहाँ समन्वय तंत्र चाहिए, जिसकी 2 इकाई होती है मेनली। एक होता है संघ यानी कि यूनियन, और बी होता है स्टेट। और ये दोनों साथ में मिलकर पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का विकास करेंगे या विकास करते हैं, विच फॉर्म्स नेशन। ठीक है, तो इसी के तहत इस साल कई सारे राज्यों में राज्य विधानमंडल के या राज्य विधायिका के चुनाव ड्यू है, मगर उसमें से कुछ राज्यों में चुनाव के कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के सामने रखे गए, सार्वजनिक किए गए, और हमने इसके विजुअल्स भी देखे हैं। चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर सुनील अरोरा के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम सार्वजनिक किया। उसके साथ अन्य 2 इलेक्शन ऑफिसर्स भी मौजूद थे, तो वो पूरा विजुअल्स हमने देखा था। अब उसमें से हमें कुछ बातें देखनी है, और इसकी चर्चा हम लोग यह ब्लूप्रिंट के तहत करेंगे, जिसके तहत सर्वप्रथम हम लोग लेख के निष्कर्ष की बात करेंगे कि लेख में क्या दिया हुआ है, लेख किस पर आधारित है। साथ ही में लेख की महत्वपूर्ण बात है, और उसके साथ लेख संबंधी सामान्य अभ्यास के संशोधित तत्व, दोनों का मेल हमें देखना है। दोनों हम लोग सेपरेट नहीं देखेंगे, मगर दोनों का मेल देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण बातों में मात्र राजनीतिक विश्लेषण दिया हुआ है, जो हमें बहुत ही कम से कम उपयोगी है। उपयोगी बिल्कुल है हमारे ज्ञान के लिए, जो है हमारी समझ के लिए, मगर पूर्ण रूप से कोर इम्पोर्टेंट वो चीज़ नहीं है। कोर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम संशोधित तत्वों के तहत देखेंगे, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों का फाइन ब्लेंड हम लोग देखने वाले हैं, और ये महत्वपूर्ण बातों में देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सबसे प्रथम निष्कर्ष और बाद में महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, और उसके साथ ही उसी चरण में हम लोग संशोधित तत्वों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे लेख के निष्कर्ष के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 राज्य और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश, तो इन 5 क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं, जिसका कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। तो देखेंगे ECI releases timetable of state elections. 4 states and 1 UT. 4 states, namely West Bengal,
तमिलनाडु, केरला, असम एंड लास्टली पुडुचेरी। बट हम लोग वो यहाँ नहीं लिखेंगे मगर इस तरफ लिखेंगे और वो है पुडुचेरी। यहाँ जो क्रम मैंने आपको दिया ये क्रम दरअसल डिसेंडिंग क्रम है, यानी वेस्ट बंगाल से अगर शुरू करेंगे तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूंसीज है, बैठक है। उसके साथ तमिलनाडु में आएंगे तो तमिलनाडु में उससे थोड़ी कम है, केरला में आएंगे तो पहले दोनों से कम है, और असम में आएंगे तो सबसे कम है। और साथ ही में पुडुचेरी जो हमें मालूम है भौगोलिक रूप से बहुत ही छोटा प्रदेश है। आमतौर पे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को स्टेट लेजिस्लेचर नहीं मिलता, ठीक है, मगर यहाँ पुडुचेरी का केस थोड़ा एक्सेप्शनल है तो इसे स्टेट लेजिस्लेचर भी मिला हुआ है एज लाइक दिल्ली। हालांकि दिल्ली तो एक एनसीआर है, वो मात्र केंद्र शासित प्रदेश नहीं है मगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है, तो उसे तो मिला हुआ है। मगर यहाँ पुडुचेरी को एक सामान्य केंद्र शासित प्रदेश होने पर भी स्टेट लेजिस्लेचर मिला हुआ है एज लाइक जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, उसके पहले तो वो एक संपूर्ण राज्य था, तो राज्य को तो मिला ही होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। मगर केंद्र शासित प्रदेश को मिलना ये एक अपने आप में अपवाद वाली बात है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ उसे नोट करेंगे। तो ये पूरे निष्कर्ष है। साथ ही में अगर लेख की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेख में राजनीतिक विश्लेषण दिया हुआ है। यह चुनाव के नतीजे का क्या परिणाम होगा शासक पक्ष के ऊपर, उसके साथ साथ विपक्ष के ऊपर, यह बिंदुओं पर यहाँ लेख में चर्चा की गई है, मगर वो हमारे लिए थोड़े कम महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमने हमारी तरफ से भी कुछ इनपुट यहाँ लगाए हैं जो आपके लिए परीक्षा संबंधी जो है उपयोग में आ सके, मददरूप हो सके। तो उसके तहत कुछ बातों को यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम तो महत्वपूर्ण बातों में हमें यह देखना है कि जो आज का संघ में जो शासन कर रहा है यानी कि बीजेपी जो सेंटर में है, सेंटर में भारी बहुमत के साथ है, ठीक है, उसको बहुत ही कम घाटा हो सकता है या कम लॉस हो सकता है, क्योंकि जिन राज्यों का यह टाइम टेबल आया है, इलेक्शन टाइम टेबल आया है, उन राज्यों में बीजेपी की स्थिति पहले से ही दयनीय है। तो अब ज़्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं होने वाला है, चाहे वो हार जाए चाहे वो जीत जाए, उन्हें मात्र और मात्र फायदा ही मिलने वाला है। जो होगा वो फायदे में ही होगा, क्योंकि घुमाने लायक कुछ है ही नहीं बीजेपी के पास इन राज्यों में। अगर वो गुजरात की बात हो तो बात अलग है, अगर वो उत्तराखंड की हो, अगर वो मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, तो ये बात पूरी अलग है। मगर यहाँ जिन जिन राज्यों को हमने देखा, ये 4 राज्यों को हमने देखा, तो यहाँ चारों के चारों राज्यों में, असम को छोड़ दीजिए जहाँ वो आकस्मिक रूप से वे सरकार बना सके, मगर अन्य 3 राज्यों में और साथ ही में पुडुचेरी में भाजपा की हाजिरी नहीवत है। इट्स नेग्लिजिबल, द प्रेजेंस ऑफ बीजेपी इज एक्चुअली नेग्लिजिबल इन द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये भी एक बात है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आज सेंटर में जो शासन कर रहा है उसको इस राज्यों के इलेक्शन से बहुत ही कम घाटा होने वाला है। यहाँ ध्यान रखना है कांग्रेस को, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस में आंतरिक रूप से अराजकता फैली हुई है, अराजकतापूर्ण राजकीय पक्ष है भारत का आजकल। प्लस कांग्रेस के लिए जो लड़ाई होने वाली है, ये लड़ाई जीवन मृत्यु की होने वाली है, क्योंकि अगर कांग्रेस को अपना एग्जिस्टेंस बचाना है देन दे नीड टू परफॉर्म वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर स्टेट्स, अन्यथा अब वो अपना अस्तित्व खो बैठेगा, ऐसी भी एक भीति है। और साथ ही में बीजेपी की तरफ से भी, बीजेपी को भले ही मालूम है कि हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है, मगर वे लोग बहुत ही ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष का नुकसान करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो जो मुकाबला होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, मगर इसमें बीजेपी को बहुत ही कम घाटा होने वाला है। बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन ही है।
अगर 2 सीटें आए, 3 सीटें आए, 4 सीटें आए, 5 सीटें आए, बीजेपी के लिए फायदा ही फायदा है। देखना यहाँ कांग्रेस को है। तो ये एक बात रही हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल में। प्लस आगे हमारे पास कुछ तस्वीर है स्टेट वाइज, हम लोग देखेंगे पिछले इलेक्शंस में क्या रुख रहा और इस टर्म में आगे चलकर क्या होने वाला है, इत्यादि चीज़ों पर थोड़ा विश्लेषण करने का हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे। तो उसी के तहत सबसे प्रथम हमारे पास वेस्ट बंगाल है। देखिए यह वेस्ट बंगाल का जियोग्राफिकल मैप है और कॉन्स्टिट्यूंसी दर्शाने वाला मैप है। बहुत ही अच्छा मैप है जिसके तहत हमें कुछ विश्लेषण भी रेडी मिला हुआ है, जिसमें 2 असेंबलीज, यानी कि एक असेंबली 2011 की है और वहीं दूसरी है 2016 की। ठीक है, ये इलेक्शन रिजल्ट्स लास्ट है, लास्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स है और ये उसके पहले के हैं। ये हमें नहीं देखना है, मगर हम मात्र और मात्र पिछले इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे उनके ऊपर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसके तहत आपको एक यह ग्रीन पूरा पैच दिख रहा है। ठीक है, अधिकांश जो भूभाग है वो ग्रीन पैच से ढका हुआ है। तो यहाँ टीएमसी का राज दर्शाया जा रहा है, टीएमसी 211 आउट ऑफ 294। वेस्ट बंगाल के स्टेट लेजिस्लेचर में, यहाँ उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 294 सीट्स है। आउट ऑफ दैट शेड्यूल्ड कास्ट को 68 उसके लिए रिजर्व्ड डेडिकेटेड है और वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 16 सीटें डेडिकेटेड है। उसमें से 211 पर मात्र और मात्र टीएमसी है। तो बहुत ही बड़ा पक्ष है, बहुत ही शक्तिशाली पक्ष है पूरे बंगाल में। साथ ही लेफ्ट को 32 सीटें मिली हुई है। ये जो लाल बिंदु हमें दिख रहे हैं, ये लाल कॉन्स्टिट्यूंसीज, वहाँ लेफ्टिस्ट की मेजोरिटी है। प्लस कांग्रेस को यहाँ 44 सीटें मिली हुई है, 44 कांग्रेस। वहीं बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली हुई है, बीजेपी। अब आप देखिए, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको क्या नुकसान हो सकता है, उसको क्या घाटा जा सकता है। तो कुछ ऐसी ही परिस्थिति यहाँ बीजेपी को लेकर जो चुनावी विशेषज्ञ है उनके द्वारा उच्चारी जा रही है। प्लस यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात आज दिन तक वहाँ वेस्ट बंगाल में या तो लेफ्ट का शासन होगा या कोई सेंट्रल पार्टी का कोई लेफ्ट के साथ गठबंधन होगा और उसका शासन होगा। मात्र पिछले 10 वर्ष में ही ममता बनर्जी ने इन लेफ्ट के शासन को उखाड़ कर फेंक दिया है। ममता बनर्जी, और संभवतः ममता बनर्जी के लिए भी ये उनकी पॉलिटिकल कैरियर के टफेस्ट चुनाव में से यह एक रहने वाला है, क्योंकि वहाँ जो है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, दोनों अपनी तरफ से भी एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो ये चुनाव वैसे भी बहुत ही क्यूरियस होने वाला है। प्लस ये भी माना जा रहा है कि अगर बीजेपी यहाँ वेस्ट बंगाल में अपना प्रभुत्व कायम करने में सफल हो गई, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए पान इंडिया विक्ट्री साबित हो सकती है, क्योंकि आज यह बंगाल क्षेत्र ही एक ऐसा है जो बीजेपी की पहुंच से बहुत ही जो है दूर है और अभी भी बीजेपी को भी यहाँ काम करना है। मगर फिर भी आकस्मिक रूप से अगर बीजेपी आ भी गई तो ये सच्ची तरीके से पान इंडिया बीजेपी रीजन कहलाएगा। तो ये भी यहाँ बात एक सुनिश्चित हमें करनी है। साथ ही में अगर लोकसभा सीट्स देखें, लोकसभा और राज्यसभा साथ ही में, तो वेस्ट बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं और वहीं राज्यसभा में 16 सीटें हैं। तो काफ़ी अच्छा देश के संसद के सदनों में भी वेस्ट बंगाल का प्रभुत्व है। प्लस हमें मालूम है कि बांग्लादेश के साथ इसकी समीपता, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, प्लस ये जो एरिया हमें दिख रहा है, ये एरिया सुंदरबन का है, जो डेल्टा रीजन्स के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही फर्टाइल होता है, बहुत ही कंड्यूसिव होता है, स्पेशली फॉर जूट। ठीक है, जो जूट की सोइंग होती है, जूट का एग्रीकल्चर होता है, वो पूरे इस इलाके में होता है। तो इसकी वजह से पूरे जो है राज्य के साथ पूरे देश के अर्थतंत्र को फायदा मिलता है। तो बहुत ही अच्छा स्टेट है। प्लस
पूर्व भाग पर है, वहाँ से चिकन स्नैक पड़ता है जो एकमात्र हमें हमारे उत्तर पूर्वीय राज्यों के साथ जोड़ता है। तो इन सारे बिंदुओं के तहत वेस्ट बंगाल एक बहुत ही अहम राज्य हमारे लिए साबित होता है। प्लस यहाँ वोट शेयर भी दिया हुआ है जो हमारे लिए थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, वैसे जान सकते हैं हमारी समझ के लिए, हमारे ज्ञान के लिए, मगर यहाँ जो है उसका रट्टा मारना या उसका एनालाइज करना वो एक प्रकार से जो है वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा। तो हम लोग उसे वहाँ अवॉइड करेंगे। हम लोग मात्र वही देखेंगे, नंबर ऑफ टोटल सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेचर देखेंगे, आज क्या हाल है वो देखेंगे, कौन शासक पक्ष है वो देखेंगे, साथ ही में लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें देखेंगे, उनका प्रतिनिधित्व देखेंगे। और उसके अलावा हम लोग एक और चीज देखेंगे, वो है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। टोटल वोटर्स तो वेस्ट बंगाल में कहा जा रहा है कि 7.2 करोड़ वोटर इस चुनाव में जो है अपना भावी नक्की करेंगे, अपना भावी तय करेंगे। तो ये बात रही वेस्ट बंगाल की। अगले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु है, जिसकी टोटल असेंबली सीट्स है 234, जो में यहाँ दृश्यमान है, जिसमें से शेड्यूल्ड कास्ट की 44 है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 2 है, जो कि रिजर्व्ड है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमें यहाँ ज्योग्राफिकल मैप भी हमारे सामने है पूरे तमिलनाडु का, इंक्लूडिंग चेन्नई, जिसके तहत अगर असेंबली 2016 देखें, यानी कि पिछला इलेक्शन देखें, तो जो ग्रीन पोर्शन है पूरा, जिसका बहुमत है, देखते ही हमें मालूम पड़ता है कि ग्रीन पोर्शन का बहुमत है वो है AIADMK, यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविडिया मुनेत्रा कज़गम। वो एक साउथ की पार्टी है, अच्छी पार्टी है, और आजकल NDA की अलायंस है, NDA अलायंस। ठीक है, तो उसका यहाँ राज है। साथ ही में दूसरी सबसे पार्टी DMK में यहाँ दृश्यमान है, जिसको 97 सीटें मिली है। AIADMK को 135 मिली थी, AIADMK प्लस को, और DMK प्लस को 97 मिली थी। देखिए AIADMK प्लस यानी कि AIADMK प्लस अन्य पॉलिटिकल पार्टीज का प्री पोल गठबंधन, प्री पोल अलियंस जिसे कहते हैं, जिसमें AIADMK है, DMDK है, CPM है, CPI है। वहीं DMK प्लस देखे तो उसमें DMK है, कांग्रेस है, PMK है और VCK है, जो वहाँ की रीजनल पार्टीज है। उसमें मैं अंदर नहीं उतरना है, मगर मैं यही ध्यान रखना है कि आज AIADMK सत्ता के ऊपर है, जो NDA का एक साथी पक्ष है। प्लस टोटल नंबर ऑफ सीट्स तमिलनाडु की 234 है वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर में, और उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्व्ड सीट है 44 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिजर्व्ड सीट है 2। और अगर सीट्स वन की बात करें तो वो तो हमने देख ही लिया, 135 और 97 है इन द असेंबली पोल्स ऑफ 2016। तो ये बात रही तमिलनाडु की। अब इसकी लोकसभा रिप्रेजेंटेशन और राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो है लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18, और टोटल वोटर्स की अगर बात करें देन there is 6.1 crore voters who are going to vote and elect their leadership। ठीक है, तो ये बात है। प्लस ये जो सारे राज्य के चुनाव होते हैं, राज्य विधानमंडल के चुनाव, वे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं। इनका खर्च जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निभाया जाता है। प्लस अगर लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं तो वो रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये हमें बात सुनिश्चित करनी है, ये हमें याद रखना है। तो ये बात रही तमिलनाडु की। प्लस यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन में DMK का पलड़ा भारी है, और इसका ध्यान AIADMK को रखना होगा, क्योंकि अगर नहीं रखा तो फर्दर DMK AIADMK की सीटों में नुकसान करेगा, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ेगा, उनके गढ़ को तोड़ेगा, और वहाँ अपनी सत्ता या अपना नेतृत्व प्रस्थापित करेगा। तो यहाँ AIADMK को कुछ सीखना है, क्योंकि अगर असेंबली इलेक्शंस 2011 की बात करें तो AIADMK को या उसके प्री पोल गठबंधन को 203 सीट मिली थी और DMK को मात्र 31 मिली थी। मगर उसके बाद के पोल में, उसके बाद के टेन्योर में आप कटौती देख सकते हैं, 70 सीटें, 70 कॉन्स्टिट्यूंसी तोड़ी गई DMK के द्वारा। तो ये चुनाव में भी ध्यान रखना है, वरना DMK और भी कॉन्स्टिट्यूंसी तोड़ सकता है। तो ये बात रही तमिलनाडु की।
चेन्नई का भी यहाँ हमें एक अलग से इन लोगों ने जो है इंसर्ट इमेज डाली है, जिसके तहत हमें चेन्नई की कॉन्स्टिट्यूंसी का भी पता चलता है। तो ये बात रही तमिलनाडु। साथ में आगे है अनदर साउदर्न स्टेट विच इज केरला। इट्स सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट, साउदर्न वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और देखिए, अगर इसके टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो 140 है, जिसमें से शेड्यूल्ड कास्ट के 14, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मात्र 2 सीट है। प्लस लोकसभा देखें या मात्र LSC लिखते हैं और RS, तो लोकसभा में इसका प्रतिनिधित्व है 20 का, RS में इसका 9 का। और वोटर्स की बात करें टोटल, तो वो है 2.6 करोड़ अकेले केरला में। अब अगर असेंबली इलेक्शंस के नतीजे देखें 2016 के, तो उसके तहत जो यहाँ लाल पैच हमें दिख रहे हैं, अधिकांश केरला में लाल पैच ही दिख रहे हैं। लाल और ब्लू दिख रहा है, मगर लाल थोड़े ज्यादा है, तो वे सारे लेफ्ट है, LEFT। और उसमें भी CPM, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। तो ये बात है। और साथ ही में CPI भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है, अदर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट भी है, कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिली है, IUML को भी कुछ सीटें मिली है, और अन्य पक्षों को मिली है। बीजेपी को मात्र 1 ही सीट है। तो देखिए, यहाँ बीजेपी को कुछ जो है घाटा नहीं जाने वाला, अगर 1 सीट आए भी या नहीं भी आए। मगर अगर 1 में से 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, तो बीजेपी के लिए तो ये विन विन सिचुएशन ही रहेगी। तो यहाँ लेफ्ट का शासन है, प्लस सेंटर में जो आज शासक पक्ष है वो यहाँ स्टेट में शासन करने से काफ़ी दूर है, काफ़ी काम करना है बीजेपी को यहाँ। और ये केरला का प्रतिनिधित्व है देश की संसद में। लोकसभा में 20 बैठकें हैं, 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, या मत क्षेत्र कह लीजिए। राज्यसभा के 9 मत क्षेत्र है, और कुल मतदार वहाँ 2.6 करोड़ है। तो ये बात रही केरला की। अब आते हैं एक और पूर्व राज्य के ऊपर, जो असम के नाम से जाना जाता है। वैसे तो बंगाल का पड़ोसी है, मगर यहाँ हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया है, तो हम लोग बंगाल के काफ़ी बाद इसको देखेंगे, क्योंकि बंगाल बड़ा है साइज में, नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा है। तो इसी के तहत हम लोग यहाँ अब असम तक पहुँचे हैं, जिसमें टोटल सीट्स है 126 लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसमें से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 8 है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 16 है। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि असम की पॉपुलेशन का अधिकांश हिस्सा शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, यानी कि जनजातीय है। प्लस अगर लोकसभा, राज्यसभा का इनका प्रतिनिधित्व देखें पूरे असम का, तो लोकसभा में 14 सीटें हैं, 14 बैठकें हैं, और वहीं राज्यसभा में 7 बैठकें हैं। प्लस वोटर देखें टोटल, तो वो है 2.2 करोड़। अब अगर इलेक्शंस रिजल्ट देखें, पिछले इलेक्शन की ही बात करें, तो यहाँ में केसरी रंग दिख रहा है अधिकांश, ठीक है। तो वो बीजेपी है, जिसको 126 में से 60 बैठकें, यानी कि 50% के करीब जो है इनको सीटें मिली है, बैठकें मिली है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि असम में जो जीत है भाजपा के लिए, वो थोड़ी एक्सीडेंटल है। तो इस जीत का बीजेपी को फायदा असम में तो मिलेगा ही, मगर असम के साथ अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मिल सकता है। साथ ही में BPF की 12 सीटें हैं, AGP की 14 सीटें हैं, जो वहाँ के रीजनल पार्टीज है। कांग्रेस भी 26 सीटों के साथ मौजूद है असम में, मगर अधिकांश बैठकों के ऊपर सत्ता जो है, पकड़ जो है, वो संघीय शासक पक्ष यानी कि वर्तमान भाजपा की है। तो ये बात रही असम की। प्लस अगर पुडुचेरी जो लास्ट यूनियन टेरिटरी है जिसमें भी चुनाव ड्यू है, अगर उसकी बात करें तो टोटल सीट्स है 30 वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसमें से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 सीटें रिजर्व्ड है। और अगर लोकसभा की बात करें, 1001 सीट्स, 1 सीट का प्रतिनिधित्व है पुडुचेरी का लोकसभा में। और असेंबली 2016 के इलेक्शंस की बात करें, देन
Congress is the biggest political party. Biggest political party with 50% of total seats. दूसरा बड़ा पक्ष AIDMK है, उसके बाद DMK है, उसके बाद AINRC है और साथ ही में अदर्स है। ठीक है, तो ये पूरा खेल है। सारे राज्यों में चुनाव इसी वर्ष हो जाएंगे और अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन वेस्ट बंगाल का चुनाव सबसे लंबे चलने वाला है। लगभग 8 फेज में जो है उसका कार्यक्रम बनाया गया है और साथ ही में अन्य पुडुचेरी, केरला जैसे छोटे छोटे राज्यों में एक दिनों का चुनाव कार्यक्रम रखा गया है, तय किया हुआ है। तो आज की इस चर्चा में हमने कई सारे मुद्दे देखे। मुख्यतः जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों को देखा, उनकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उनकी बैठकें हैं, उनका भारतीय संसद में जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, इत्यादि चीज़ों पर बात की, जो हमारे परीक्षा दृष्टि थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसी के साथ आज हमारी चर्चा यहाँ पूर्ण करेंगे। अब वक्त है आज के प्रश्न का, जिसके तहत हमें कुछ यहाँ दिए हुए राज्यों हैं जिनको उनके लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठकों की संख्याओं के ऊपर हमें असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ लगाना है। हमारे पास 4 राज्य मौजूद है। प्रथम आसाम, द्वितीय वेस्ट बंगाल, तीसरा केरला और चौथा तमिलनाडु। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। हमारे पास 4 ऑप्शन भी है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 2 3 4 1 and option D is 1 3 4 2. You need to comment up correct answer in the comment section. From our side the correct answer will be displayed within few hours of the premiere of this particular session. I hope you enjoyed the lecture. हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संशोधन के साथ। तब तक देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।